नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार साइकोलॉजी की इस लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी कंटिन्यू लक्ष्य के इस पथ पर कंटिन्यू बढ़ रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइकोलॉजी का, एजुकेशन साइकोलॉजी का जो कार्य क्षेत्र है या स्कोप है उसकी हम लोगों ने बात की थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था लिंडग्रेन के अनुसार। एक मनोविज्ञानी है जिनका नाम लिंडग्रेन है, उनके अनुसार एजुकेशन साइकोलॉजी के इस कार्य क्षेत्र को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें हम लोगों ने सभी कैटेगरीज को पढ़ा था। शिक्षार्थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सीखने की प्रक्रिया और स्वरूप क्या है, उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया सीखने की परिस्थितियाँ, स्थिति क्या है, मतलब पूरा का पूरा एनवायरनमेंट की हम लोगों ने बात की। उसके बाद मापन और मूल्यांकन, निश्चित तौर पर शिक्षार्थियों का जो उनकी शैक्षिक उपलब्धि है उसके मापन और मूल्यांकन के आधार क्या होता है और उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका की बात की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में की, पिछली क्लास में की, और आज की क्लास में ये तो हमने पढ़ा लिंडग्रेन के अनुसार। मैंने सोचा आज की क्लास में आपको शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता तो पढ़ानी ही है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग गैरिसन के अनुसार और देख लें कि शिक्षा मनोविज्ञान की कार्यक्षेत्र या स्कोप की जब बात आती है तो गैरिसन ने कितनी श्रेणियों में बांटा, लिंडग्रेन ने 5 में बांटा, तो गैरिसन ने 4 श्रेणियों में इसको विभाजित किया है। बिल्कुल पार्वती, किरण, मोस्ट वेलकम मेरे बच्चों, स्वागत आपका पढ़ाई 360 परिवार में। जी हाँ, हाँ बेटा, चलिए देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। तो अब हम एक छोटा सा यहाँ पर गैरिसन के अनुसार और पढ़ लेते हैं। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, गैरिसन के अनुसार एक और यहाँ पर 4 श्रेणियां हैं, उनका नाम लिख लेते हैं। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, यानी स्कोप ही हम लोग जो कल क्लास हुई थी हमारी उसी के संदर्भ में या स्कोप की बात कर लेते हैं हल्की सी। कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप को 5 श्रेणियों में विभक्त किया, बांटा, तो गैरिसन इसे 4 श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में? गरिमा, प्रतीक, मनीषा, मोस्ट वेलकम, स्वागत सभी प्यारे बच्चों का। तो देखिए यहाँ पर गैरिसन के अनुसार अगर आपसे पूछ ले तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये 4 श्रेणियां बतलाते हैं। कितनी श्रेणियां बतलाते हैं बेटा? 4 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। किसको? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को, स्कोप को, या फिर हम कहें उसकी टेरिटरी को, उसके सीमांकन बिंदुओं को, जिसमें पहला आता है बालक का विकास। पहला कौन सा है? यहां पर ये 4 श्रेणियां मैं आपको डिवाइड कर देता हूं इस प्रकार। ये 4 श्रेणियां, इन चारों श्रेणियों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला होता है बालक का विकास, जिसमें बालक की विकास की संबंधित बुद्धि, उसकी प्रकृति, भाव और चिंतन आदि को शामिल किया जाता है। बालक का विकास, ठीक है। बालक का विकास, इसमें क्या क्या शामिल कर लेते हैं ये लोग? बुद्धि बालक की, प्रकृति, स्वभाव, चिंतन आदि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बालक के विकास के संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान अपना रोल, अपनी भूमिका, अपना योगदान प्रदान करता है। इस कारण गैरिसन यहाँ पर
शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालक के विकास संबंधी पहलुओं को शामिल करते हैं। पहला हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आपको जनरली अधिकांश बुक्स में नहीं मिलेगा। अक्सर आप लोग जो पढ़ते हैं जनरली वो 5 कैटेगरीज लिंडग्रेन के अनुसार ही मिलती हैं हमको सभी गाइड बुक्स में। लेकिन अगर प्रश्न कभी कभी ऐसा पूछ ले, जैसे कि आपको पता है एक बार जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चूँकि मैं तो हमेशा अपने बच्चों को पूरा कंटेंट डिलीवर करता हूं, तो एक बार ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया गया था कि भाई वहां पर जब हम लोग व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार गैलीलैंड ने भावुक प्रकार के व्यक्तित्व को 4 श्रेणियों में अलग से विभाजित किया। तो गैलीलैंड का प्रश्न पूछ लिया फर्स्ट ग्रेड पीजीटी में। आप सोचिएगा कहां कितना अंदर डेप्थ जाकर के प्रश्न पूछ लिया। तो इस कारण जरूरी है कि हम लोग गैरिसन को भी जान लें कि गैरिसन ने शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया, जिसमें पहली श्रेणी है बाल विकास, और बाल विकास के अंतर्गत बालक के विकास संबंधी बुद्धि, उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव, उसके चिंतन संबंधी पहलुओं को इन्होंने शामिल किया और कहा कि इन सब में शिक्षा मनोविज्ञान की जो भूमिका है, जो योगदान है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपयोगी होता है। इसी प्रकार दूसरे की बात करें, अगर हम लोग यहां पर दूसरे बिंदु की बात करें तो अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया नंबर 2। एवं शिक्षण प्रक्रिया, कहने का मतलब इन यहां पर बच्चों के जो भी कंप्लीट सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ना, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया इसी में शामिल होती है। इट मीन्स जहां पर आपको मैंने सीखने सिखाने, यानी जब हम बात कर रहे थे निश्चित तौर पर लिंडग्रेन के अनुसार, तो जब हम लोगों ने अधिगम प्रक्रिया वाले बिंदु को पढ़ा तो वो संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया का संदर्भ यहां पर शामिल हो जाएगा, जिसे गैरिसन ने नाम दे दिया अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गैरिसन। तो दूसरा बिंदु गैरिसन के अनुसार हो जाएगा अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्ट अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई गैरिसन के अनुसार निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो आपको 4 श्रेणियां अगर गैरिसन की याद हैं तो आपका ऐसा प्रश्न सही होगा, अदरवाइज गलत करके आ जाओगे। इसी प्रकार आपसे पूछ ले लिंडग्रेन के अनुसार निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आपको ये बिल्कुल बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम लोग तीसरे बिंदु की तरफ बढ़े तो विद्यार्थियों के विकास का मूल्यांकन, है ना, विकास का मूल्यांकन। यहां पर अगला बिंदु है छात्रों के विकास का मूल्यांकन। मतलब ये पूछा है कि भाई जो पर्पज निर्धारित किया था पहली इसमें कि बुद्धि, प्रकृति, योग्यता, स्वभाव, चिंतन आदि के आधार पर जो बालक के विकास की भूमिका तय की जाती है, बालक के विकास आरंभ होता है, तो वास्तव में छात्रों का विकास, बालकों का विकास, अधिगमकर्ताओं का विकास हुआ या नहीं हुआ, उसका परीक्षण, उसका मूल्यांकन, उसका मापन करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर तीसरे चरण में शामिल की गई है गैरिसन के अनुसार। और लास्ट में आता है कि बालक को उसकी लाइफ स्किल्स के लिए, उसके जीवन कौशल के लिए उस बच्चे को, उस अधिगमकर्ता को, उस छात्र को निश्चित तौर पर मार्गदर्शन या निर्देशन प्रदान करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर अगला पॉइंट है बालक का निर्देशन, बालक का निर्देशन। अब आप कहेंगे सर
बालक का निर्देशन में बालक की सभी प्रकार की समस्याओं से संबंधित समाधान हेतु शिक्षा मनोविज्ञान उसको गाइडेंस प्रदान करता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में बालक के निर्देशन को गैरिसन ने शामिल कर दिया। और साथ साथ यहाँ पर व्यक्तित्व संबंधी जितनी सारी समायोजनात्मक समस्याएं हैं उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान, कौन सी, मैंने क्या कहा, व्यक्तित्व के समायोजनात्मक जितनी सारी समस्याएं हैं कि कई बार आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उपस्थित परिस्थिति, वातावरण, लोग, समाज आदि के साथ जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस एडजस्टमेंट संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा मनोविज्ञान बालक को निर्देशन प्रदान करने की वकालत करता है, ऐसा गैरिसन महोदय बतलाते हैं। इसीलिए बिल्कुल प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नेहा, मनीषा, मिक्की, प्रतीक, नर्मदा खेरादी, सभी मेरे प्यारे बच्चों का बिल्कुल तो अभिनंदन। देखिए, तो समझ में आ गया। इसीलिए गैरिसन ने, सिर्फ मैंने एक ही स्लाइड में आपको पढ़ा दिया, क्या मैंने एक ही स्लाइड में पढ़ा दिया कि गैरिसन महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को, स्कोप को 4 श्रेणियों में बांटा है। इन 4 श्रेणियों का नाम तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। और लिंडग्रेन ने 5 श्रेणियों में बांटा है, जो हमने अपनी कल की क्लास में पढ़ लिया। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए, अगर हम लोग सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो सामान्य वर्गीकरण में वंशानुक्रम, विकास, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अधिगम प्रक्रियाएं, मानसिक स्वास्थ्य, पाठ्यचर्या निर्माण, अनुशासन, अनुसंधान, मापन मूल्यांकन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, समूह गत्यात्मकता, समूह गतिशीलता, एवरीथिंग इसमें शामिल हो जाता है अगर सामान्य वर्गीकरण की बात करें। इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप में ये सारे बिंदुओं को हम लोग शामिल कर लेते हैं, चाहे वो आपका वंशानुक्रम हो, चाहे वो मापन मूल्यांकन हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो व्यक्तित्व हो। अभी तो मैंने गैरिसन और लिंडग्रेन के अनुसार पढ़ाया था, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं ना, वो सामान्य बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इट मीन्स मेरा पर्पज ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप बहुत वाइड है, बहुत व्यापक है बेटा। और इसमें वंशानुक्रम भी आता है, इसमें विकास भी आता है, इसमें बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व भी आता है, इसमें उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में शामिल होती हैं। ऐसा नहीं है नहीं होती है। उसके अलावा आपका जो भी सिलेबस है, बच्चों के लिए जो सिलेबस निर्माण करते हो, तो सिलेबस निर्माण में भी ये अपना योगदान देता है, तो ये भी इसके कार्यक्षेत्र में आता है। विशिष्ट बालक इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं। आपका सभी प्रकार की शिक्षण विधियां इसमें आ जाती हैं, विशिष्ट बालक इसमें आ जाते हैं, निर्देशन और परामर्श इसमें आ जाएगा, मापन और मूल्यांकन इसमें आ जाएगा, अनुसंधान आ जाएगा, आदि सभी विषय बिंदु भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। मैंने सिर्फ आपको समझाया कि और हम कौन कौन से बिंदुओं को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ तक तो था आपका पिछले ही क्लास का संपूर्ण सिस्टमैटिक वर्गीकरण। अब आज की क्लास में और आप क्या पढ़ने वाले हो, तो आज नया टॉपिक है आपका, वो है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। बस सही पूछा जाए तो यहां तक के कंसेप्ट से इस यूनिट में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे या तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पूछेगा, अर्थ पूछेगा, प्रकृति पूछेगा, स्कोप पूछेगा, या फिर उसका इंपोर्टेंस पूछेगा। और कभी कभी गलती से शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध पूछ सकता है, बस और कुछ नहीं। तो यहां पर आकर के आपका ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, सिग्निफिकेंस ऑफ, जी प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता,
शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता का सीधा सीधा सा अर्थ लगाया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता। इसी टॉपिक को महत्व भी कहते हैं। यानी क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, कहां कहां पर इसका रोल प्ले किया जाता है, क्या क्या, तो सीधे सीधे से अर्थ में बहुत सारे बिंदु हम लोग यहां पर शामिल कर सकते हैं। पहली बात तो आप शिक्षक हैं, चूंकि आप बनने वाले शिक्षक हैं, होने वाले टीचर हैं, तो सबसे पहले आपके दृष्टिकोण को व्यापक और उन्नत बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज सबसे पहले आज आप देख लीजिएगा, मैं खुद भी एजुकेशन साइकोलॉजी के सूक्ष्म ज्ञान को पा करके, उसका अध्ययन करके, आज मैंने अपने दृष्टिकोण को, अपने सोचने के ढंग को, अपने नजरिए को, अपने ज्ञान को बहुत वाइड कर लिया है। पहले क्या हुआ था प्राचीन शिक्षण पद्धति में, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, प्राचीन शिक्षण पद्धति में ओनली रट्टाफिकेशन, रटंत मेमोरी को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आज नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ने आज ये कमाल कर दिखाया है कि आज जो बच्चों की लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड हो गई है। कौन सी? एक्टिविटी बेस्ड हो गई है। इसलिए आज शिक्षा का माहौल ही बदल गया है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही हुआ कि यहां पर आप ध्यान से पढ़िएगा बेटा कि निश्चित तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता सबसे पहले शिक्षक के दृष्टिकोण को व्यापक और उन्नत बनाना है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 पर, दूसरे पॉइंट की अगर हम शामिल करें तो कक्षा शिक्षण को के स्वरूप को समझने में, यानी कक्षा में आप बालकों को कैसे, किस ढंग से, कौन सी विधि से, किस शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से, किस मेथड के आधार पर, किस टेक्निक के आधार पर बच्चों को अपना कंटेंट डिलीवर करें। आज वाकई जब मैं खुद, चाहे मैं ऑनलाइन क्लास में हूं या मैं ऑफलाइन क्लास में हूं, मुझे समझ में आ जाता है, मुझे पता लग जाता है कि मुझे मेरे बच्चों को कौन से मेथड से पढ़ाना चाहिए, उनको किस मेथड में अधिक रुचि है। उन्हें स्टोरी टेलिंग मेथड में मज़ा आता है, उन्हें एक्सप्लेनेशन मेथड में ज़्यादा मज़ा आता है, उन्हें प्रोजेक्ट मेथड में ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर उन्हें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये साबित करती हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? पहले तो एक ही सिस्टम हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा। हाँ, अगर हम अपनी वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो उस वक्त जब गुरुकुल्स हुआ करते थे तो गुरुकुल्स में प्राचीन काल में बहुत सारी जो थ्योरेटिकल एजुकेशन होती थी उसके रटने पर बल दिया जाता था। लेकिन गुरुकुल में कुछ प्रैक्टिकल, कुछ व्यावहारिक ज्ञान जो उनको प्रदान किया जाता था, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हुआ करते थे। ठीक वैसे ही आज शिक्षा मनोविज्ञान ने वास्तव में पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति को, पूरी की शिक्षण प्रणाली को, सभी आपकी शिक्षण विधियों को व्यावहारिक बना दिया है। तो इट मीन्स शिक्षण के स्वरूप को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत उपयोगिता है। उसके साथ साथ बालकों या छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को, के स्वरूप को समझने में बहुत महत्व करता है कि वास्तव में बालक के शैशवावस्था में उसे किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहिए, बाल्यावस्था में उसमें कैसा चाहिए, किशोर अवस्था में उसमें कैसा चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें कौन समझाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता, उसकी उपयोगिता बालक के विकासात्मक विशेषताओं, यानी हर अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, उनको समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वरना तो पहले क्या होता था, सब अपने प्राचीन काल में अपने अपने हिसाब से बालक का शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में विकास हुआ करता था। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ करता था। आज आप देखोगे, ताज्जुब करोगे, तो श्रीमती गुड एनफ भी इस बात की वकालत करती है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ, 1 सेकेंड चला गया था कहीं। अनु मोस्ट वेलकम बेटा।
पहले क्या होता था कि बालक का जैसा विकास हो रहा है, चलने दिया जाए और वो होता रहता था। आज नहीं, आज आप देखो, श्रीमती गुड एनफ क्या कहती हैं कि भाई पहले 3 वर्षों में अपने संपूर्ण जीवन का, मान लो एक बच्चा आज 3 साल का है और उसे अपनी ज़िंदगी में 60 साल, 70 साल, 80 साल जीना है, तो वह अपने जीवन का 60 सालों का, 70 साल का, 80 साल का, पूरे जीवन काल का आधा, 1/2 भाग, आधा भाग तो पहले 3 सालों में सीख लेता है। कितनी बड़ी बात कह दी। इसका मतलब आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, कौटिल्य पंडित, जो 5 साल का बच्चा जो उसको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी याद है। इरफान खान की बेटी 2.5 साल की, उसे पूरी की पूरी भारत की ज्योग्राफी याद है। देव शर्मा, जिसको पूरी की पूरी 4 साल के बच्चे को पूरी डिक्शनरी याद है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड है। कैसे? हाउ? सिंपल, वेरी सिंपल। एक वो छोटा सा बच्चा जो 10th क्लास को पढ़ाता है, 6 साल का बच्चा, जो यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, बहुत पॉपुलर है। क्या मतलब है इसका? अरे भाई, इसका सीधा सा मतलब है कि आज शिक्षा मनोविज्ञान ने बालक के विकास की सभी अवस्थाओं को समझने में माता पिता को, उनके शिक्षकों को, उनके समाज को बहुत हेल्प की है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता बालक की सभी प्रकार की अवस्थाओं की विशेषताओं को समझने में महती भूमिका अदा करती है। बात क्लियर हुआ? ठीक वैसे ही अगर हम और बहुत सारे पॉइंट्स, तो शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, पाठ्यक्रम निर्माण में, अनुशासन में, समूह गति की प्रक्रिया को समझने में। अब मैंने आपको कहा पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। आप देख लीजिएगा, पहले पाठ्यक्रम, आपके और मेरे टाइम पर बुक्स कैसी हुआ करती थी? ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, कोई एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, कोई बहुत सुंदर पिक्चर्स नहीं हुआ करते थे, डायग्राम्स नहीं हुआ करते थे। आज के बच्चों की किताबें देखो, आप पुस्तकें देखो, बुक्स देखो, उसका फ्रंट पेज ही बहुत अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है 100%। हर एक चैप्टर में कोई ना कोई कहानी बेस्ड वो चैप्टर होता है और उसके पीछे एक एक्टिविटी जरूर दी गई होती है। क्या मतलब है? आज शिक्षा मनोविज्ञान ने कितना जबरदस्त चेंज कर दिया है। आज पुस्तकों को ही बदल दिया है। स्कूल के नज़ारे, पहले गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात तो आप जानते ही थे, लेकिन आज के गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात देखो आप। किस कारण? शिक्षा मनोविज्ञान के कारण हो पाया है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने में। कैसे? अरे भाई, आप एक बहुत अच्छे शैक्षिक मनोविज्ञानी हैं, टीचर होने के साथ साथ, तो आप समझ जाएंगे कौन मंदबुद्धि बालक है, कौन प्रतिभाशाली, बहुत जल्दी जाकर के अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में, कौन विशिष्ट बालक है, कौन पिछड़ा बालक है। फिर उनको जानने के बाद आप उसी हिसाब से उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए बच्चों को शिक्षण कार्य करवाएंगे। सो वी कैन से यू आर द बेस्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। शैक्षिक मनोविज्ञानी आप बेहतर है। तो इसीलिए बहुत सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको रख देता हूँ, जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता किसको है, किस किस में है। तो नंबर 1, पहला पॉइंट, अध्यापक के ज्ञान को व्यापक एवं उन्नत बनाने में उपयोगी। मतलब शिक्षक के स्वयं के ज्ञान को व्यापक, वाइड बनाने में। पहले तो संकुचित दृष्टिकोण हुआ करता था प्राचीन शिक्षकों का, आज व्यापक हो गया है। आज बालक के ऑलराउंड डेवलपमेंट को टारगेट किया जाता है, उसका संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, तार्किक, एवरीथिंग। पहले ऐसा नहीं हुआ।
इट मीन्स अगर मैं इस टॉपिक को एक नाम देना चाहूं, संपूर्ण टॉपिक को, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। तो इन सभी बिंदुओं में जो मैंने अभी नाम लिए, उन सभी बिंदुओं में आपको सिर्फ अध्यापक जोड़ना है। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड मेरे बच्चों, गड़बड़ मत कर जाना। अरे भाई, अध्यापक की दृष्टिकोण को उन्नत बनाने में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में सहायक, बालक को व्यावसायिक कुशलता प्रदान करने में सहायक, बालक के चारित्रिक निर्माण में सहायक, कौन कर सकता है सब काम? शिक्षक। तो शिक्षक के लिए उपयोगिता हो जाती है। प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अध्यापक के ज्ञान को व्यापक और उन्नत बनाने में सहायक है। उसके अतिरिक्त छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में सहायक, बालकों की विकासात्मक विशेषताएं, विकासात्मक मतलब सभी अवस्थाएं, विकासात्मक विशेषताओं को समझने में सहायक। मैंने एक एक बिंदु का आपको डिस्क्रिप्शन मतलब उसकी डिटेल बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3, कक्ष के शिक्षण कार्य या शिक्षण स्वरूप को समझने में सहायक। मतलब यही हुई सीधे से अर्थ में कि आप बालकों को कक्ष के अंतर्गत कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ाएं, किस प्रविधि से पढ़ाएं, क्या तरीका हो आपका। तो इन सब चीजों को, यानी आपके शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने के लिए आज शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत उपयोगिता है। आप देखिएगा आज की शिक्षा में, भाई आप एक टीचर होने के नाते आप बच्चों को आज ट्री वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पेड़ वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो पहले क्या होता था, बेटा पेड़ ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं, आज आप बच्चे को गार्डन में ले जाकर पेड़ दिखा रहे हो, बच्चा उसे स्पर्श करके देख रहा है, छू कर देख रहा है, उसकी शेप को देख रहा है, उसकी आकृति को देख रहा है, उसकी उपयोगिताओं को समझ रहा है, उसमें कैसे फल आते हैं उनको देख पा रहा है, कैसे फूल आते हैं उनको देख रहा है। आप कक्षा में एक छोटा सा पौधा ला करके बच्चों को लाइव टेलीकास्ट करके समझा रहे हो, दिखा रहे हो, ये इसका तना है, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी लीव्स हैं, ये इसके फ्लावर्स हैं, इस तरीके से लगते हैं। आप वो सब कुछ समझा रहे हो प्रैक्टिकली। तो आज शिक्षण को कितना इफेक्टिव बना दिया, आज शिक्षण कितना प्रभावी बन गया है। लेकिन ये सब किसने किया? आपके निश्चित तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। इसीलिए इस आधार पर जब शिक्षण का स्वरूप बेहतर होगा तो बालकों के ज्ञान भंडार में सर्वाधिक वृद्धि होगी और स्थायी लर्निंग होगी। इसीलिए निश्चित तौर पर कक्ष के शिक्षण स्वरूप को समझने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद नंबर 4, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक। ये अच्छा प्रश्न है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में बहुत सहायक है, ये कहा गया है इसमें। प्रतीक जी, हाँ क्लास रोज मॉर्निंग में ही रहती है बेटा। अर्चना मोस्ट वेलकम, स्वागत, गुड मॉर्निंग। तो बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मैंने अभी अभी आपको समझाया कि आपकी क्लास में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, है ना,
अलग अलग समुदाय के, अलग अलग देश प्रदेश के, अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, तो आप उनको सार्वभौमिक रूप से जो सर्वमान्य है, जो समावेशी शिक्षा है, उसके आधार पर बालकों को टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करें, जिससे उनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता उनके अंदर विद्यमान नहीं हो, लेकिन आपको उस विभिन्नताओं का ज्ञान हो कि आपको सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है, तो निश्चित तौर पर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा फ्रांसिस गाल्टन बताते हैं। तो इसलिए आज शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से आप फटाफट बच्चों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हो, कौन बच्चा किस कैडर का है, किस लेवल का है, क्या सीखने की कैपेसिटीज हैं, क्या सीखने की अनुशासन प्रियता उसके अंदर है, क्या वो ध्यान आकर्षण की क्षमता कैसी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करते हो, इसी को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा अब जब चूंकि आप ये समझ गए कि निश्चित तौर पर ये आपके लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर बच्चों को बहुत अच्छा बेहतर शिक्षण आप प्रदान कर सकते हो, तो फिर आगे चलकर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि बालकों की समस्याओं को समझने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है ना, बालकों की समस्याओं को समझने में सहायक। भाई बालकों की जो भी समस्याएं हैं, है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएं हों, आपने देखा होगा बालकों की ढेर सारी अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, विभिन्न स्तर के अलग अलग समस्याएं वो दिखलाते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों में निश्चित तौर पर बालकों को अगर आप उचित शैक्षिक निर्देशन प्रदान करो तो बालकों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसलिए आपको पता है किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में कुछ लोगों को अलग से, जैसे कल मिक्की बोल ही रही थी कि सर काउंसलर की एक अलग से पोस्ट होती है, गाइडेंस एंड काउंसलर की, तो वहाँ गाइडेंस एंड काउंसलर की पोस्ट ऐसी अलग से क्यों निर्धारित की गई? क्योंकि बालकों की जो भी उनकी लाइफ स्किल्स को लेकर हो, उनके स्टडी कॉन्सेप्ट्स को लेकर हो, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर के हो, उनकी बुद्धि को लेकर के हो, उनकी मेमोरी और फॉरगेटिंग को लेकर हो, तो उन सब चीज़ों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे करूँ। तो ऐसे उन बच्चों के लिए अच्छे से उनको शैक्षिक निर्देशन प्रदान किया जाए, उन्हें गाइड किया जाए, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए। तो उसके लिए आज शिक्षा मनोविज्ञान ने इतना सब कुछ कर दिया है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इसीलिए आज काउंसलर जोन एक अलग से बनाया जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाके देखिएगा। तो बालकों की समस्याओं को समझने में सहायक है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। आज शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका के कारण ही आज एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो फटाफट बालकों की समस्याओं को समझकर उनके उचित समाधान प्रदान करता है, उस बच्चे को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करता है कि कैसे बेटा आप अपनी लाइफ में एजुकेशन को पा सकते हो, आपको इस रास्ते पर जाना चाहिए, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, आपकी ये टेक्निक होनी चाहिए। अरे भाई समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को अच्छे से? मैं एक एक बिंदु पर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। फालतू की रामायण लिखने का कोई औचित्य नहीं है, आप समझ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप क्लास को अगर 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार सुन लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी और आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसीलिए ए गुड लिसनर इज़ द बेस्ट स्पीकर। मैं हमेशा कहता हूँ एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता है। आपने ध्यान से सुना ही नहीं तो आप बोलोगे कहाँ से? भाई मैंने आपको कोई चीज़ सुना दी, पढ़ा दी, फिर मैं उससे रिलेटेड आपसे कोई प्रश्न कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप उसका उत्तर तभी तो दे पाएंगे जब आपने पहले मुझे सुना होगा बेटा। ठीक है ना? हाँ, ये देखो मनीषा कहती है मैं भी भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, भूलना तो मानवीय स्वभाव, भूलो, लेकिन आप उसको रिपीट इतनी बार कर दो कि जिंदगी भर ना भूलो, फिर वो चेहरा हमेशा आपकी आंखों में बसा रहे।
आपके दिल में बसा रहे, आपके हृदय में बसा रहे, आपके चेतन में रहे, जब चाहो आप उसका वर्णन कर दो। ठीक वैसे ही अगर आपने किसी चैप्टर को 5 से 10 बार देख लिया तो निश्चित तौर पर क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया और आपकी चेतन में पहले से आपकी आंखों में वो बसा हुआ है, आप फटाफट उत्तर टिका दोगे। बस यही फर्क होता है। इसीलिए जब किसी का चेहरा देखो बार बार, और अगर बार बार देखोगे तो सब प्यार होने लगेगा, चाहे वो चेहरा कैसा भी क्यों ना हो। सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे उपयोगिता के? अच्छा किरण, पढ़ने में मजा आ रहा है। मनीषा, ओके बेटा। तो ओवरऑल मैं यही आपसे बात कर रहा हूं, आप इसी बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले पॉइंट की अपन चर्चा करें। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पहले तरीका तो ये होगा मेरे बच्चे कि निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता में क्या शामिल नहीं है, और शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को आप निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो समझाइए मतलब हो सकता है उपरोक्त सभी बिंदु शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता को डिफाइन करते हो, तो वो आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो बालक का संदर्भ हो, चाहे वो शिक्षक का संदर्भ हो। बेटा शिक्षक के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान, आप यहां पर आपसे पूछ ले शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, तो बालकों की जगह पर शिक्षक कर दो। अरे अध्यापकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में बहुत सहायक है। आज अध्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझकर ही बहुत अच्छा अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है ना। प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है, बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी है, उसके साथ साथ बालकों के चारित्रिक निर्माण में बहुत उपयोगी है। यानी शिक्षक इसकी सहायता से, अब मैंने तरीका चेंज कर दिया, शिक्षक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालकों को व्यावसायिक निर्देशन दे सकता है, उनका चारित्रिक निर्माण कर सकता है, उनका सामाजिक निर्माण कर सकता है, उनका पाठ्यक्रम को बेहतर बना सकता है, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है, बालकों के दृष्टिकोण को उन्नत और व्यापक बना सकता है। ये एक्चुअली आपकी सोच पर डिपेंड करेगा बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल मिक्की, आज चूंकि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो आज इसकी टॉपिक मतलब ये सेकंड यूनिट खत्म हमारा, तो आज इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा। इसीलिए चूंकि मैं एक साथ डाल दूंगा ना तो वो बढ़िया रहेगा, मतलब दोनों पीडीएफ पिछली आज तक जितना जीरो से लेकर आज तक जितना पढ़ाया वो सब आज आपको मिल जाएगा। अच्छा, दिमाग तेज कैसे किया जाए? सिर्फ चिंतन द्वारा, चिंता द्वारा नहीं, और तुम चिंता करती हो बेटा, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस। चिंता से दिमाग घटता है, कमजोर होता है, नाजुक बनता है, और फिर जब कोई चोट पड़ती है ना तो बिखर जाता है। इसीलिए आप चिंता नहीं करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंतन निश्चित तौर पर आपके दिमाग में वृद्धि करेगा। अच्छा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप इतना सारा जो प्यार करते हो ना, ये सचमुच मुझे पता है आप ही की क्लासेस का परिणाम है और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट। तो अगला बिंदु हम अगर लेते हैं तो यहां पर हम समझेंगे शिक्षार्थियों की जो भी सकारात्मक मनोवृत्ति है उसको विकसित करने में बहुत हेल्पफुल है ना। बालकों की सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक। यानी मैं आपको हमेशा तो कहता हूं बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। मुझे कहां से मिला? अरे शिक्षा मनोविज्ञान ने दिया बेटा। आपको कितनी भी विकट परिस्थिति में हो, आप
कहीं पर भी कैसी भी समस्याओं में उलझ जाओ, आप पॉजिटिव रहो। निश्चित तौर पर वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी सफलता की पहली सीढ़ी की दस्तक आपको दे देगी और आपको माइंड में क्लिक हो जाएगा कि आई एम द सक्सेस, आई विल बी द विनर फॉर आवर नेक्स्ट फ्यूचर। सो 100% आप सकारात्मक बनो, सकारात्मक सोचो और सकारात्मक करो। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में आज शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज शिक्षक, क्योंकि अगर मान लो निश्चित तौर पर अगर आप देखें, आप जानें कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बल डाला गया है। मेंटल हेल्थ की हम लोगों ने बात की थी, गाइडेंस की हम लोगों ने बात की थी जब कार्य क्षेत्र की बात की थी। आज अगर बालक का मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटली रूप से वो प्रिपेयर होगा, हेल्दी होगा, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, तो वह अपने टीचर्स के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति निश्चित तौर पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करेगा, सकारात्मक व्यवहार संचालित करेगा। और यही शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। दैट्स वेरी इजी। क्लियर बेटा? चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 की अगर अपन बात कर लें तो यहां पर सीधे सीधे से पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत सहायक है ना? पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, सीधा सा लिख देता हूं, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। आज आप देख लीजिएगा, पाठ्यक्रम में सभी बिंदुओं को, पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें बालक का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, यानी एक्टिविटी करवाओ, पाठ में एक्टिविटी जोड़ दो भाई, एक्टिविटी जोड़ दी। बालक का संवेगात्मक विकास होना चाहिए, यानी टीचर को हेल्प करता है कि बालक को इमोशंस के साथ पढ़ाओ, भावों के साथ पढ़ाओ, नाटक के साथ पढ़ाओ, नाच करके पढ़ाओ, हंस करके पढ़ाओ, हाथों के जेस्चर से, इशारों से पढ़ाओ, यानी संवेगात्मक विकास की बात करता है। अरे भाई, जैसा टीचर करता है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग, बालक वैसा ही सीखता है। इसलिए टीचर के लिए कहा गया है कि वह बच्चों के सामने आइडियल मॉडल्स प्रस्तुत करे। वाह? क्यों? इसीलिए ताकि आप में वो सेंसेशंस डेवलप हो, फिजिकल शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, तार्किक विकास हो, नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। तो इस आधार पर निश्चित तौर पर पढ़ते हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें सभी पक्षों को, सभी पहलुओं को शामिल किया गया हो। तो ऐसा पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करता है, कौन बनाने में सहायता देता है? वो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। समझ में आ गया? उसके अतिरिक्त प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान करने में भाई निश्चित तौर पर 8 नंबर पर प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान करने में, देखो आपने पढ़ा तो बहुत सारी जगह होगा, सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ा होगा, इन पॉइंट्स की डेप्थ तक जाओ, बिकॉज ऑफ यू आर द टीचर। यार तुम लोग वो बच्चे नहीं हो जो आप स्टेट पटवार, पुलिस, एसएससी, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हो। नहीं, यू आर द टीचर्स। तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ा बोझा आने वाला है। क्या? और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का। आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे ना, वो एक दिन चलकर इंजीनियर, डॉक्टर, सिपाही, आईएएस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि बनने वाले हैं। इसीलिए आपका दायित्व है कि आप उन पौधों में वो पानी और खाद बीज डालो जिससे वो पौधा फलित हो और वो पूरे संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान करे। तो आप पर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की भूमिका की जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए आपको चाहिए, क्या चाहिए कि प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान करने में सहायक। निश्चित तौर पर अरे भाई सीधी सी बात है कि मान लो आपकी क्लास में मंदबुद्धि बच्चे हैं, दूसरी क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तीसरी क्लास में पिछड़े बच्चे हैं।
अरे तो आपको खुद को ही नहीं पता कि प्रभावी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको त्वरण शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए, इफेक्टिव से पढ़ाना चाहिए, गति से पढ़ाना चाहिए, शीघ्रात्मक तरीके से पढ़ाना चाहिए, उनको क्लास में पढ़ाने के अवसर दिए जाने चाहिए। आपको खुद को नहीं पता है ऐसी प्रविधियों का, विधियों का, तो उन प्रविधि और विधियों को एक शिक्षक को समझाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए वास्तव में किस क्लास के लिए, कौन से बच्चों के लिए, किस टाइप के वातावरण के अनुरूप आपको उचित उसी प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, वाह यार, मिक्की ने तो खतरनाक वाला प्रश्न कर दिया आज मेरी पर्सनैलिटी के लिए। रियली इट्स लाइक विद यू। बेटा कुछ नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिस है। अच्छा, एक डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर होता है वो बहुत गजब का उस्ताद होता है, और वो जो मेडिसिन देता है उस मेडिसिन का जाते ही तुरंत असर होता है। लेकिन दूसरा उसका पड़ोसी जो डॉक्टर मेडिसिन देता है उससे आपका 10 दिन बाद असर होने लगता है, और उसका तुरंत असर होता है। क्या फर्क है? उसकी प्रैक्टिस इतनी है, उसकी मेहनत इतनी है, उसने टैलेंट इतना ही है, उसने उसको बहुत बार प्रैक्टिस किया है। बस दिस इज द डिफरेंस, और कुछ नहीं है। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस सब आप लोगों का ही दिया हुआ है। मैं तो खुद आप ही की तरह बिना कुछ लिए आया था इस दुनिया में, और हम सब लोग बिना कुछ लेकर ही जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, बस प्रैक्टिस का फर्क है। मैंने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लिया है, और आपने उनको अभी बहुत कम बार प्रैक्टिस किया है। बस दिस इज द डिफरेंस, और कुछ नहीं है। आप में भी वही प्रतिभाएं हैं बेटा, ऐसा मत मानिएगा। क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, और पढ़ाऊंगा ही नहीं, ये समझाऊंगा। ऐसा क्यों कहा उन लोगों ने? क्या वो पागल थे? अपने आप कह के चले गए? इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क क्या है, बहुत बड़ी कहानी क्या छिपी पड़ी है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा कि क्यों ऐसा कहा। ऐसा नहीं है, चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे तो एक मज़ा आएगा। तो प्रभावी शिक्षण की पहचान करने में, आप वाकई अपनी क्लास में टॉप क्लास के टीचर बनना चाहते हो, इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, आप बच्चों के सीखने की क्षमताओं के अनुसार, आप बच्चों के एनवायरमेंटल कंसेप्ट्स के अनुसार, आप बच्चों के पेरेंटल कंसेप्ट्स के अनुसार, उनको परिवार से क्या मिला है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज आप मैथ्स के टीचर हैं, गणित के शिक्षक हैं, और आप स्कूल में पढ़ाने चले गए, और जाते ही अपने बच्चों से कहा चलो बच्चों बुक निकालो, जाते ही आपने पहले पीरियड में शुरू कर दिया पढ़ाना, या चलो बच्चों हिंदी निकालो, दैट्स वेरी रॉन्ग। अरे भाई, पहले बच्चों की इच्छा तो जानो, बच्चों की नीड क्या है। बच्चे आज पढ़ने के ही मूड में नहीं, तो फिर एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपनी प्रभावी शिक्षण पद्धति से बच्चों को प्रभावी करे, बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करे। तो उस वक्त आप क्या करो, बच्चों को चलो बच्चों आज हम गेम खेलते हैं। आपने बच्चों का मूड देख लिया, बच्चों का मन ही नहीं है पढ़ने का, तो आप गणित कैसे सिखा पाओगे, आप हिंदी कैसे सिखा पाओगे? नहीं, आपका रिजल्ट 0 आएगा। तो क्या करो, चलो बच्चों आज एक गेम खेलते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि खेलना बच्चों का स्वभाव होता है। इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, इसे सार्वभौमिक सच कहा जाता है कि खेलना, कहते हैं ना चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बट ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ भारत के बच्चे खेलते हैं, बिहार के बच्चे खेलते हैं। अरे सारी दुनिया के बच्चे खेलते हैं, अमेरिका के भी खेलते हैं, जर्मनी के भी खेलते हैं, जापान के भी खेलते हैं। इसलिए एक सेंटेंस बन गया चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके बेटा, ओहो धन्यवाद, रियली ये टॉपिक्स वैसे बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है खैरादी बेटा, ये टॉपिक है ही टफ।
और लोग इनको सिर्फ पॉइंट्स के आधार पर पढ़ाते हैं और सिर्फ ऐसे कैसे बोलकर समझा देते हैं, बस खत्म बात, और कुछ नहीं है। किरण, आपका पढ़ाने से बहुत कुछ सीखने में मिल रहा है। ओके, धन्यवाद बेटा। तो प्रभावी शिक्षण की पहचान करने में, अच्छा एक बात है, मैं एक्चुअली ये प्रैक्टिकली क्यों पढ़ा रहा हूं, सचमुच आप टीचर हैं, आप टीचर हैं और आज से ही आपको अपने आप को टीचर मान लेना है। आप में वो फीलिंग, आपकी कोई पड़ोस से कोई टीचर गुजर रहा है ना, जो गवर्नमेंट टीचर है, जो बन चुका है, और अगर आपको महक भी आती है और आप वैसा नहीं करते हैं, आप उसकी जैसी जिंदगी जीना शुरू करो आज से, अभी से। मैं भी टीचर हूं, आपके अंदर वो भाव आना चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए, वो क्रिएटिविटी उत्पन्न होनी चाहिए जो उसके अंदर है। वो कैसी लाइफ जी रहा है यार, वो भी तो आपकी जैसी लाइफ जी रहा है, तो आप में वो भाव आना चाहिए। और अगर गलती से कोई टीचर निकल रहा है और आपको खुशबू भी नहीं आई, तो आपको श्राप है, आपको पाप लगेगा, फिर आप कैसे टीचर बनोगे? नेवर, कभी नहीं। आप वैसी जिंदगी जीना शुरू करो, क्योंकि ऊपर वाले का एक ही काम है। क्योंकि आपने सुना होगा सनत कुमार का नाम, वो आपके इर्द गिर्द ऊपर ही घूम रहा है, यहीं आसपास घूम रहा है। आप जैसा सोचते जाते हैं, आप जैसा करते जाते हैं, उसका काम है तथास्तु कहना। आप सोचेंगे सर मेरा नहीं होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ वो हो गया है, अब मैं कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो तथास्तु कहने के लिए तैयार है, वो ऊपर से तथास्तु बोलेगा। ऐसा ही हो तो जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। और आपने सोच लिया मैं ये कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, कल मैं समझ लूंगा, आज नहीं समझ में आया सर से डिस्कस कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं करके रहूंगा। ये मेरी जिद है, मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा शक्ति है, मेरे सपनों को निश्चित तौर पर मैं पूरा करूंगा, अपने माँ बाप को ये खुशियां प्रदान करूंगा। तो फिर सनत कुमार जी तथास्तु कहेंगे, वो भी एक गॉड थे, ईश्वरीय शक्ति है, उनके पास ही ये शक्ति है, तो तथास्तु कहा जाएगा। आपके यस पर भी और आपके नो पर भी, आपकी डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस पर तथास्तु चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर आप तथास्तु आपको तो मिलेगा। अब डिपेंड करता है आप पर कि आपकी शिक्षण प्रविधि कितनी इफेक्टिव है, आपने बच्चों को कितना समझा है, आपने सामने वाले व्यक्ति के भावों को कितना जान लिया है। उस आधार पर अब आपको तथास्तु तो मिलेगा। तो अब आप चाहें कि सर यस पर मिलना चाहिए, तो रिजल्ट भी यस होगा ना। और अगर नो पर मिलना चाहिए, बहुत सारी हमारी लड़कियों की, हमारी महिलाओं की, हमारी महिला शक्ति की बस एक ही समस्या होती है, सुबह उठते हैं, उठते ही सर दर्द हो रहा है, टांग दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, नाक दर्द हो रही है, आंख दर्द हो रही है। अरे ये तो टीचर बन जाओगे तब नहीं होंगे क्या, ये तो तब भी होंगे ना। तो ये तो जिंदगी के साथ आया है तो साथ ही जाएगा ना। लेकिन उससे पहले आप इनको इग्नोर करके, अपने दृढ़ संकल्प से, इच्छा शक्ति से आप इनसे बच करके, इनको कुछ देर के लिए इग्नोर करके आप लिख डालो एक इतिहास बेटा। उसके लिए तथास्तु मेरी तरफ से आपको, मेरे बच्चों को, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ें। तो प्रभावी शिक्षण विधि के लिए आपको ऐसा ही टीचर बनना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा इसमें, है ना। उसके बाद हम निश्चित तौर पर बालकों को क्या कह रहे हैं, सर एक बात बोलो, मैं आपको अच्छा, अंदर से इंसान मोटिवेटेड होता है। ओके बेटा, चलिए भाई, साइकोलॉजी की क्लास है ना, तो साइकोलॉजी में तो ये सब एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली मैं बहुत सारे ये जो बोल रहा हूं ना, एक एक लाइन बोल रहा हूं, आपको अगले टॉपिक्स में फिर बोलूंगा। ये पर्सनैलिटी समझाऊंगा तो बताऊंगा, बुद्धि पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लर्निंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये सब काम आने वाले एग्जाम्पल्स हैं, है ना। इसलिए आप इनको ध्यान से समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। उसके बाद हम बात करें निश्चित तौर पर बालकों के मार्गदर्शन में, मार्गदर्शन और निर्देशन में सहायक।
भाई बालकों को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। आपको पता है भारत में क्या होता है कि भारत में जब तक हम ग्रेजुएट हुए ना, जब तक हमने बीए कर लिया था, ग्रेजुएशन कर लिया था, बीएससी कर लिया था, तब तक हमको खुद को नहीं पता था कि हमें बनना क्या है। वी डोंट नो अबाउट आवरसेल्व्स। लेकिन जब जैसे ही आपने बीएड किया, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल की, या आपने डीएलएड या जिसको बीटीटी और बीएसटीसी बहुत सारी जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, प्राइमरी शिक्षक की जो एलिजिबिलिटी है वो आपने अचीव की, तो इट मीन्स मीनिंग यही निकल कर आया, क्या निकल कर आया, तब जाकर आपको पता लगा कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार हैं। जब आपने वो प्रोफेशनल स्किल अचीव की ना, बीएड वाली या पोस्ट ग्रेजुएशन वाली, तब जाकर आपको पता लगा कि वी आर द अनएम्प्लॉयड पर्सनैलिटी, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार हैं। तब जाके महसूस हुआ। तो वास्तव में एक बालक को शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि उसकी एकेडमिक लर्निंग के दौरान ही, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तभी उस बच्चे को सही मार्ग निर्देशन, उसे व्यावसायिक कुशलता प्रदान करने में आज शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आपने देखा होगा नई एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, उसमें कक्षा 6 से बालकों को व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा रहा है, और ये भी बड़ा कारनामा आपके शिक्षा मनोविज्ञान ने ही किया है मेरे बच्चों। आज बहुत सारे, जब नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही थी, तो केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे शिक्षा मनोविज्ञानियों की अध्यक्षता में उनके परामर्श और उनके मशवरे के आधार पर उस नई शिक्षा नीति का खाका तैयार किया गया कि वास्तव में ऐसा क्या किया जाए कि भारत में आने वाली पीढ़ियां रोजगार के लिए ना तरसें। तो उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है कि भारत की शिक्षा पद्धति को उसकी जड़ों में पानी डाल दो, अर्थात बच्चे को छोटे सी उम्र से ही, जिस तरीके से जर्मनी और जापान में शिक्षा दी जाती है, आप उसको ध्यान में रखते हुए आप बच्चे को 6ठी क्लास से व्यावसायिक वोकेशनल स्किल्स उसमें डेवलप करना शुरू कर दो। उसे कताई करना, बुनाई करना, सिलाई करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना सिखाना शुरू कर दो। आगे चलकर दुनिया का बहुत बड़ा पेंटर होगा, बहुत बड़ा अच्छा सिलाई करने वाला होगा, बहुत बड़ा म्यूजिशियन होगा, बहुत बड़ा डांसर होगा। तो ऐसी एजुकेशन पद्धति अब आपके इंडिया में आ रही है। अगर पहले आ गई होती तो आज आप और हमको इतने तनाव में अपना जीवन नहीं गुजारना पड़ता। आप गजब के पेंटर और डांसर होते। अच्छा, मिक्की कह रही है मोटिवेशनल वीडियो डालने चाहिए। मुझे तो आप लोगों को मोटिवेट करना है बस, और कुछ नहीं, बिंदास, ठीक है ना। आप तो पढ़ते जाओ धुआंधार। चलिए बेटा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, बालकों की मनोवृत्ति को समझने में, बालकों के व्यवहार को समझने में, इन सब चीजों में शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें व्यावसायिक कुशलता प्रदान करने में, व्यावसायिक, किसको, बालकों की है ये बात, व्यावसायिक कुशलता प्रदान करने में, अभी समझा दिया, ठीक है। उसके अतिरिक्त 11 नंबर पर आपके पढ़ते हैं अनुशासन, अनुशासन प्रियता विकसित करने में सहायक। आज आपको पता है, पहले तो डंडे के जोर से, डंडे के बल से क्या किया जाता था, डंडे के बल से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता था प्राचीन शिक्षा पद्धति में। लेकिन आज शिक्षा मनोविज्ञान ने डंडे को तो कानूनन जुर्म करार घोषित कर दिया है। नहीं, आप डंडे से तो बालक का मर्डर भी हो सकता है यार, बालक की जान जोखिम में आ जाती है। आप उससे नहीं, बल्कि बच्चे को इतना आप बिजी कर दो, उसको इतना व्यस्त कर दो उन सभी कार्यक्रमों में, उन सभी शैक्षिक गतिविधियों में, ताकि बच्चा निश्चित तौर पर अनुशासन प्रियता सीख जाए, डिसिप्लिन सीख जाए। आप ऐसे डिसिप्लिन लोगों के एग्जाम्पल्स बच्चों को सिखाओ, उनके उदाहरण दो,
आप कहो कि यार देखो, आपको पता होगा महात्मा गांधी जी इतने डिसिप्लिन हुआ करते थे, सुबह 5 बजे उठा करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, उसके अलावा फिर इस तरीके से उनका नहाने धोने का, उनका डेली रूटीन का कार्य होता था, फिर वो अपनी वकालत करने के लिए पढ़ने जाया करते थे। आप ताज्जुब करेंगे। तो आपने ऐसे महान व्यक्तित्व की वहाँ पर उसका आदर्श व्यक्तित्व बच्चों के सामने रखा। वो इतने डिसिप्लिन हुआ करते थे, इसीलिए आज उन्हें लोग राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। आपने उनका एग्जाम्पल बच्चों को समझाया, तो इट मीन्स आप अनुशासन प्रियता बच्चों को सिखा सकते हो। उसके ढेर सारे एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं। अच्छा, ओके बेटा, कोई बात नहीं अर्चना, कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट है। लेकिन आप क्लासेस सारी देखा करो, कोई बात नहीं, आप लाइव नहीं आ पाते, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अगला पॉइंट 12 नंबर का, तो अनुशासन प्रियता सिखाने में, ठीक है ना, और उसके साथ साथ चारित्रिक, बालकों के चारित्रिक निर्माण में, सहायक। निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चरित्र निर्माण में। आज शिक्षा मनोविज्ञान ने आपको इतना अच्छा व्यक्तित्व प्रदान कर दिया है कि आपका चारित्रिक निर्माण हो गया है, आप चरित्र से बहुत साउंड हो गए हैं। तो चारित्रिक निर्माण, जो कि कहते हैं कि जैसा आप देखते हैं वैसा ही हम लोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चारित्रिक निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है और एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। उसके अतिरिक्त और भी पॉइंट्स हम बढ़ा सकते हैं इसमें। बालकों के सर्वांगीण विकास में, सहायक। अब सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या है? सर्वांगीण विकास में आप कौन कौन से विकास की बात करते हैं भैया? उसका सामाजिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका बौद्धिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका तार्किक विकास, ठीक है, आदि सभी प्रकार के पहलुओं को विकसित करने में आज शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत महती भूमिका है, निश्चित तौर पर। इसीलिए ये बिंदु भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो भी ऐसे बच्चे होते हैं जो समस्यात्मक होते हैं, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं, डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस होते हैं, उनको भी मार्गदर्शन देने में शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत महती भूमिका है, ठीक है ना। क्या कह रही है मिक्की? कुछ लोग तो इस सब्जेक्ट को बहुत हीन देखते हैं, कहते हैं कि पढ़ने तेज नहीं होगा इसलिए आर्ट साइकोलॉजी ली होगी। बट यार सब्जेक्ट अच्छा है सर, अच्छा ठीक है, सब अच्छा है। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है वैसा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट। कहते हैं जिनकी साइकोलॉजी अच्छी होती है उनका पूरा व्यक्तित्व ही अच्छा होता है, और ऐसा कुछ छूटा ही नहीं है। यहाँ पर उपयोगिता में सब कुछ समझ लिया हम लोगों ने। एक और बिंदु हम लोग पढ़ लेते हैं, 14 नंबर का बिंदु। अब देखो, साथ साथ
पाठ्यक्रम निर्माण आ गया और कंप्लीटली विद्यालय और कक्षा कक्ष के वातावरण को शैक्षणिक बनाने में, शैक्षिक बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है ना। तो विद्यालय एवं कक्षा कक्ष, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष के वातावरण को शैक्षिक बनाने में सहायक। कहने का मतलब अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंतिम बिंदु है ये हमारा कि कंप्लीटली आपके एजुकेशनल ओवरऑल आपका पूरा विद्यालय का वातावरण, कक्षा कक्ष की परिस्थितियां, उन सबको शैक्षिक बनाने में, एजुकेशनल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा मनोविज्ञान की होती है। अब इन सब स्थानों पर अगर आपसे शिक्षक की उपयोगिता के संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान पूछ ले तो इन सब के स्थान पर, बालकों के स्थान पर शिक्षक को टिका देना, इसकी सहायता से शिक्षक ये कर सकता है, इसकी सहायता से शिक्षक ये कर सकता है। हमेशा लिंक आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर कभी भी इस वाले टॉपिक में ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना मेरे विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट इस शिक्षा मनोविज्ञान के इस यूनिट को पढ़ लिया है, जान लिया है। ठीक है। और कल की क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन, शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंधों की हम लोग बात कर लेंगे कि वास्तव में शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। वैसे तो आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन 5 से 10 मिनट कुछ चीज़ें उसको बोलकर मैं आपको डेलिब्रेट करूंगा, समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग अगला वाला यूनिट शुरू करेंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। और वो यूनिट हमारा होगा बुद्धि वाला। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद आपका, इतना सारा प्यार, उसके लिए शुक्रिया। और निश्चित तौर पर आप उन्नति करते रहें, इस प्रकार की ईश्वर से प्रार्थना, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, खैरादी, मिक्की, क्या बात है, बहुत प्यार करते हो। चलिए, धन्यवाद।